हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं झारखंड उत्पाद सिपाही का हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, पेपर अगर आप 3 का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से आपको जीके का 40 क्वेश्चन देने वाला है। ठीक है, उसमें से आपको हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपका इस पीडी जो बुक है उसमें हिस्ट्री का मैं है ना एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत का मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, इससे ज़्यादा बाहर आपको कहीं से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेडिवल इंडिया देखेंगे, मध्य भारत काल, उसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत। इसी तरह से हम लोग पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस पीडी जो बुक है उसको हम लोग पढ़कर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं और आपको भी साथ साथ में देखना है और रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे कि इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि इतिहास को पिता को हेरोडोटस कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हमें याद रखना है कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हेरोडोटस निवासी थे कहाँ के थे, तो यूनान के थे। ठीक है, हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे दोस्तों, तो याद रखेंगे यूनान के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग पहिया या कृषि का आविष्कार। ठीक है, पहिया या कृषि का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पहिया और कृषि का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं आगे है ना, आग का आविष्कार तथा क्या हेमोसोपियंस है ना, यानी मानव का उदय। ठीक है, आग का आविष्कार हेमोसोपियन का उदय कौन सा काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है पशुपालन का प्रारंभ। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ कब कौन सा काल में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों कि पशुपालन का प्रारंभ कौन सा काल में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में हम लोग सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, पूरा देखेंगे वीडियो तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा बुक। ठीक है, भीमबेटका। ठीक है, देखिए भीमबेटका जो हम लोग गुफा है या पूरा क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। सारा कुछ हम लोग देखने वाला है। ठीक है, भीमबेटका प्रसिद्ध है कहाँ पर, तो गुफा सेल है, चित्र है, हेतु है ना। भीमबेटका है, ये क्या है कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सॉरी भीमबेटका कहाँ पर है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखेंगे भीमबेटका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला पड़ता है। ठीक है, भीमबेटका प्रसिद्ध किसके लिए है, तो गुफा सेल के लिए है, चित्र के लिए है। तो ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख कहाँ पर है, तो वो क्या है, बोगाजाग क्या है, बोगाज कोई। ठीक है, अभिलेख। ठीक है, कौन सा अभिलेख है विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख को इसको माना जाता है, तो बोगाज जो अभिलेख को जो एशिया का है ना माइनर में स्थित है। ठीक है, एशिया का माइनर में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा है। ठीक है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किसको क्या सीखा था, तो आग जलाना सीखा था। ठीक है, याद रखेंगे कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था, तो आग जलाना सीखा था। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो मानव ने सबसे पहले प्रयोग क्या चीज़ किया था, तो तांबा का धातु। ठीक है, कौन सा धातु का यूज किया था मानव ने सबसे पहले, तो तांबा का किया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि मानव ने द्वारा सबसे पहला यूज जो धातु था वो कौन सा था, तांबा का धातु था। चलिए आगे देखेंगे, सबसे पहले पालतू बनाया गया था कौन सा जानवर को, तो कुत्ता का, यह हम लोग जानते हैं। ठीक है, आप भी पढ़े होंगे कि सबसे पहले कौन सा जानवर को पालतू बनाया गया था मानव द्वारा, तो कुत्ता को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता काल कितना माना जाता है, तो देखिए 2500 से 1750 ईस्वी तक। ठीक है, सिंधु सभ्यता का काल कितना माना जाता है, तो 2500 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है सिंधु सभ्यता का काल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, तो कौन सी सभ्यता थी, तो आदि ऐतिहासिक काल थी। ठीक है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इतना सारा रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, हम लोग फिर से देख लेंगे एक बार कि सिंधु सभ्यता काल थी कितना से 2500 से 1750 ईस्वी तक। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए, तो नगर नियोजन हेतु। ठीक है, सिंधु सभ्यता थी किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, वहाँ पर जितना भी अभी देखा गया है तो जो भी खोज हुआ है तो वहाँ पर चित्र के द्वारा ही बताया गया है कि ये क्या था, ये क्या था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कैसे क्या था, तो कृषि था। ठीक है, वहाँ का लोगों का जीवन वैसा कैसा था, तो कृषि पर आधारित लोग थे वहाँ पे। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यवसाय क्या थे, तो कृषि थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है, तो जौ और गेहूँ थी। ठीक है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है, तो जौ और गेहूँ। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि कपास की खेती प्रारंभ थी कौन सी काल में, कपास की खेती प्रारंभ थी, तो सिंधु वासियों ने कपास की खेती
करते थे, ठीक है। ये अब याद रखेंगे कि कपास की खेती प्रारंभ किया किसने, तो सिंधु वासियों ने, ठीक है। सबसे पहला सिंधु वासियों ने ही कपास की खेती का प्रारंभ किया था। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का पूर्व रूप पश्चिमी है ना पुरास्थल है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पूर्व रूप क्या है, पश्चिमी पुरास्थल है। तो क्रमशः देखेंगे इसका कौन कौन सा पूर्व रूप देखेंगे। पश्चिमी क्या है, पुरास्थल क्या है, तो आलमगीरपुर है, ठीक है। आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुत का है ना, सुत का गेंडोर, ठीक है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो कहाँ पर पड़ता है, देखिए दोस्तों, सुतकांगडेओर कहाँ पर पड़ता है, तो बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल, ठीक है। तो देखिए सिंधु सभ्यता का उत्तर में और दक्षिण में जो पुरास्थल है वो क्या पड़ता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखें कि पश्चिमी पुरास्थल देखें, ठीक है। पूर्वी से पश्चिमी हम लोग देख लिए आलमगीरपुर और सुतकांगडेओर, ठीक है, जो बलूचिस्तान में और मेरठ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश और दक्षिण मतलब उत्तरी और दक्षिणी पुरास्थल देखेंगे तो क्या है, मांडा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मांडा से, जो कहाँ पर पड़ता है, तो क्या है, अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दैमाबाद जो अहमदाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना मांडा से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब अभी मैं दरोगा का जब एग्ज़ाम देने गया था बिहार में, ठीक है, बिहार दरोगा का, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसलिए सबको क्या करना है, रिवीजन कर लेना, ठीक है। रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आलमगीरपुर स्थित है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, हिंडन नदी पर। कौन सी नदी पर है, आलमगीरपुर जो है कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों, तो हिंडन नदी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मांडा स्थित है, मांडा कहाँ पर स्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मांडा जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता थी। देखिए सिंधु सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु जो सभ्यता थी कौन सी सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। चलिए हम लोग आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता का वास्तविक मतलब कि विस्तार था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या था, तो त्रिभुजाकार था, ठीक है। सिंधु सभ्यता कैसे उसका विस्तार था, तो त्रिभुजाकार था, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, कौन था, तो लोथल था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, लोथल स्थित है तो भोगवा नदी के किनारे, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि मतलब लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल, ठीक है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी है। क्या है, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए राखीगढ़ी जो है कहाँ पर है, तो हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा में कौन सी नदी है, तो घग्गर नदी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में पड़ती है और उसके किनारे कौन सी नदी है, तो घग्गर नदी है। नेक्स्ट देखेंगे कि सिंधुवासी पूजा करते थे। देखिए सिंधुवासी किसका पूजा करते थे, तो पशुपति नाथ की पूजा करते थे, ठीक है। याद रखेंगे कि सिंधुवासी पशुपति नाथ की पूजा करते थे। चलिए अच्छा रिवीजन आपका होगा, आप देख लेंगे पूरा वीडियो। तो देखिए नेक्स्ट है कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, ठीक है, कौन दिए थे, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के सबसे पहले जानकारी कौन दिए थे, तो चार्ल्स मेसन ने। कब दिए थे, तो 1826 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। तो चार्ल्स मेसन ने क्या है कि चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में इसका जानकारी दिए थे, तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हड़प्पा स्थित है, ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, जो मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी एक जिला पड़ता है जो रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता थी तो क्या कौन सी सभ्यता थी, तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है। कांस्ययुगीन सभ्यता मतलब कि जो फलता फूलता सभ्यता हो उसको कहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज थी एक मृत सत्तात्मक समाज थी, ठीक है, मतलब कि हड़प्पा जो समाज थी वो क्या थी, एक मृत क्या बोलते हैं उसको, सत्तात्मक समाज थी। नेक्स्ट देखेंगे स्वामित्व चीन देन है तो हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, और सॉरी वास्तविक जो चीन देन है किसकी देन है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा देन है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हड़प्पा वासी का रुचि था तो शतरंज के खेल में, ठीक है,
देखेंगे या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा वासी का रुचि कौन से खेल में था, या वहाँ के जो लोग थे अपना मनोरंजन के लिए क्या क्या खेल अपनाते थे, तो क्या था, शतरंज खेल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि धौलावीरा स्थित है तो गुजरात में है। क्या है, धौलावीरा कहाँ पर है, तो गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिला है, वहाँ पर धौलावीरा स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे R37 जो कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा में, कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा के लोग क्या है, अनभिज्ञ थे, किससे, मतलब कि किसके बारे में उनको लोग को जानकारी नहीं था, तो लोहा के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा वासी की कौन से धातु की जानकारी नहीं थी, तो लोहा की जानकारी नहीं थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था, तो लाल रंग था। चलिए नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन, तो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल के संरक्षण में हड़प्पा मतलब कि मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर आगे क्या है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके संरक्षण में किया गया था, तो सर जॉन मार्शल के संरक्षण में किया गया था। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। ठीक है, मिस्र के जो राजा थे वो क्या कहलाते थे, फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट है चावल के साक्ष्य कहाँ से मिली है, तो कौन सी जगह से मिली है, तो लोथल एवं रंगपुर से मिली है चावल के साक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जूते एवं खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, जूते एवं खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं, ये भी याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ होती है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अग्निकुंड प्राप्त हुए थे। देखिए हड़प्पा काल में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो लोथल कालीबंगा से हुई थी। ठीक है, तो अग्निकुंड जो है कहाँ से, कौन से स्थान से प्राप्त हुई थी, तो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कौन सी जगह से घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं, तो क्या है, कोटदा से। ठीक है, कोटदा से। ठीक है, याद रखेंगे कोटदा से क्या है कि घोड़े के हड्डी का अवशेष मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी घोड़े भी पालतू, मतलब घोड़े भी पालते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज कौन किए थे, मतलब कि 1922 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था, तो रखलाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, है ना, यहाँ से प्राप्त हुए थे अनागार। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनकी खोज कौन किए थे, तो रखलाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1922 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है, जो हम पहले बता चुके हैं दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसलिए यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी इमारत इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो है एक क्या है, मतलब मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर था, तो रावी नदी के तट पर था। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सी है, तो वृहद स्नानगार है। ठीक है, क्या है कि वृहद स्नानगार है, मोहनजोदड़ो से स्नानगार मिला है। ठीक है, अब देखेंगे मेसोपोटामिया। ठीक है, आधुनिक नाम इराक है। ठीक है, अभी का नाम क्या है, इराक नाम है, उस टाइम मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। इस प्रकार है कि वैदिक सभ्यता काल कब से कब तक चला था, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता काल देखेंगे तो 5 में कितना है, 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए हम लोग जितना सिंधु घाटी सभ्यता पूरे, उससे बड़ा कुछ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा झारखंड उत्पाद सिपाही में, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है, तो इसमें बेसिक लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इतना इसका कवर कर लेंगे तो आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बेशर्ते कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वैदिक सभ्यता का निर्माण संस्थापक ठीक है कौन है, तो आर्य लोग हैं। वैदिक सभ्यता का निर्माण कौन थे, तो आर्य लोग थे। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। कहाँ से मिलती है आर्यों की जानकारी, तो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाएं को कहा जाता था, क्या है, अम्माजू। ठीक है, अम्माजू कहा जाता था। जो ऋग्वेद में जो महिलाएं शादी नहीं करते थे उनको क्या कहा जाता था, अम्माजू कहा जाता था। आर्य भारत आए थे कब, तो 1500 ईस्वी से पहले आए थे। ठीक है, आर्य भारत कब आए थे, तो 1500 ईस्वी से पहले आए थे। नेक्स्ट देखेंगे कि आर्य पहले बसे थे कहाँ पर, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक है, तो आर्य सबसे पहले कौन सी जगह पर आए थे भारत में, तो पाकिस्तान और पंजाब और अफगानिस्तान में।
नेक्स्ट देखेंगे आर्यों का मूल निवास स्थल मध्य एशिया, ठीक है। आर्यों का मूल निवास स्थल कहाँ पर है, तो मध्य एशिया है। नेक्स्ट देखेंगे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि था, ठीक है। आर्यों का क्या बोलते हैं निवास स्थल कहाँ था, तो मध्य एशिया था। उन लोगों का जो व्यवसाय था पशुपालन था। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी संस्कृति या सोमरस, ठीक है। आर्यों के जो भाषा थी ये क्या थी, संस्कृति और सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु देवता कौन थे, तो मतलब घोड़ा और इंद्र। पशु बोले तो घोड़ा और देवता बोले तो इंद्र। आर्यों का समाज था प्रीत प्रधान था, ठीक है। आर्यों का जो समाज था वो कौन सा समाज था, प्रीत प्रधान था, ठीक है। अपने पूर्वज को लेकर चलने वाले लोग थे, ठीक है। वेदों व वेदांतों की संख्या क्रमशः 4 और 6 है, ठीक है। वेदांत कितने हैं, मतलब वेद कितने हैं, 4 है, और वेदांत कितने हैं, 6 हैं, याद रखेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, तो ऋग्वेद है, जो शुष्क इसमें सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त है, ठीक है। क्या है, ऋग्वेद के संकलनकर्ता जो है कौन थे, तो कृष्ण द्रौपदयान क्या है, वेद व्यास थे, ठीक है। द्रौपदयान वेद व्यास थे, ठीक है। तो वेद को संकलनकर्ता कौन थे, तो वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाली ऋषि कौन थे, तो क्या है, होरोत थे, ठीक है, होरोत। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी थी, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन कौन सी नदी का है, तो सिंधु नदी का है। नेक्स्ट देखेंगे कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कौन सी है, तो कितना है, तो 1/3 बार है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र देवता, जो पुरंदर जिसको कहा जाता था। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ठीक है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे, तो विश्वामित्र थे, ये भी याद रखेंगे। गायत्री मंत्र की समर्पित है सूर्य देवता सवित्री को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है दशराज युद्ध, ठीक है। दशराज युद्ध किसको कहते हैं, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के कितने हैं, 7वें मंडल में, ठीक है। दशराज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध किस ऋग्वेद में मिलता है, 7वें मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दशराज युद्ध लड़ा गया था, तो किसके द्वारा लड़ा गया था, तो परुशनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है, क्या है, लीक, ठीक है, खील कहलाती है। मैं भी ये क्या पढ़ रहा हूँ, चलिए आगे देखते हैं। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां, ठीक है। कौन सा समर्पित है दोस्तों, सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल है। चलिए आगे देखेंगे कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ब्राह्मणी लिपि थी, ठीक है। क्या है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ब्राह्मणी लिपि थी। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक काल में किस जानवर को अघानीय कहा गया है, अघानीय कहा गया है, तो मतलब कि वैदिक काल में, तो अघान्य मतलब कौन सा जानवर को कहा गया है, ठीक है। तो देखिए ना मारे जाने योग्य, ठीक है। अघानी किसको कहते हैं, जो मारे जाने योग्य नहीं माना गया है, तो गाय को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सा वेद का संबंध मिलता है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कौन सा वेद में है, तो उत्तर वैदिक काल में है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है, तो प्रजापति है, ठीक है। कौन है, तो प्रजापति हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है कि वैदिक काल का संबंध में जानकारी मिलती है कौन से, तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त हैं, कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो देखिए क्या है कि उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्ण में क्या थे, विभक्त थे। कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि गद एवं पद वाला देव है, ठीक है। गद एवं पद वाला देव कौन है, तो यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद में मिलता है गद और पद वाला देव, ठीक है। नेक्स्ट है कि यज्ञ संबंधित विधि विधान है, तो यजुर्वेद में, ठीक है। देखिए यज्ञ संबंधित विधि विधान किस वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तंत्र मंत्र संग्रहित वेद हैं, मतलब तंत्र मंत्र का मतलब कि किस वेद में दिखाया गया है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। तंत्र मंत्र कौन सा वेद में है, तो अथर्ववेद में है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक कौन है, तो सामवेद है,
ठीक है। भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद है। नेक्स्ट देखेंगे सामवेद जो यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले क्या है ऋषि कहलाएं तो क्या है? उद्गाता या अध्यय वायु, ठीक है, उद्गाता या अध्यय वायु। नेक्स्ट है देखिए ऐतवर्य ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद में, ठीक है। देखिए ऐतवर्य ब्राह्मण जो है संबंधित है कौन से वेद में है? तो ऋग्वेद में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पंचवशी ब्राह्मणीय संबंधित है तो सामवेद से, ठीक है। पंचवशी जो ब्राह्मण संबंधित है कौन सा वेद से है? तो सामवेद से है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गोपत ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से है, ठीक है। गोपत जो ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है कि यहाँ पर देखिए कि पुराणों या है पुराणों की संख्या कितनी है कुल? तो 18 है। यह अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बुरूनी थे, ठीक है। देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। इसको सबसे पहले कौन सा मुसलमान सबसे पहले अध्ययन किया था? तो अल-बुरूनी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? तो लोम हर्ष एवं उग्र श्रवा, ठीक है। क्या है? लोम हर्ष एवं उग्र श्रवा, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। क्या है कि मौर्य वंश की जानकारी कौन से पुराण में मिलती है? तो विष्णु पुराण में मिलती है। कौन सी? तो मौर्य वंश की जानकारी। नेक्स्ट देखेंगे कि सातवाहन वंश की जानकारी कौन से पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। तो सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी कौन सी पुराण में मिलती है? तो वायु पुराण से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे उपनिषद विषय वस्तु है, ठीक है। उपनिषद जो है विषय वस्तु किसका है? तो दर्शन का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सी है? तो संख्या दर्शन है, ठीक है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सी है? तो संख्या दर्शन है, ये भी याद रखेंगे। न्याय या संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम है ना कपिल थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे योग या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि या जैमिनी थे, ठीक है। तो योग मतलब योग के देखिए योग का जो दार्शनिक थे कौन थे? योग का आविष्कार किसने इनके द्वारा किया गया था? तो पतंजलि के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ तो कर्मकांड से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। प्रमाणिक है कितना? तो 13 भी प्रमाणिक हुआ है, ठीक है। लेकिन उपनिषद की संख्या कितनी बताई गई है? तो 108 बताई गई है। नहीं देखेंगे सामवेद जयते लिया गया है, ठीक है। सामवेद जयते लिया गया किससे? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। ओ सॉरी सामवेद बोल रही है, सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है कि तमसो माँ क्या ज्योतिर्गम्य तथा ओम लिया गया है किससे? तो बृहद। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि तस्मो सा क्या है ज्योतिर्गम्य तथा ओम लिया गया है किससे? तो बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नहीं देखेंगे भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? तो मनुस्मृति है, ठीक है। भारत की पहली जो कानून की पुस्तक आई थी मनुस्मृति है। क्या है कि स्मृति ग्रंथों से सबसे प्राचीन है तो मनुस्मृति है, ठीक है। स्मृति ग्रंथों से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? तो मनुस्मृति है। नेक्स्ट प्राचीन हिंदू विधि है ना मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भारत का प्रथम महाकाव्य था रामायण, ठीक है। रामायण के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि। याद रखेंगे महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि थे। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है भारत मतलब कि महाभारत। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद जय है ना रजनामा जो है मतलब कि नाम से लिया गया है, ठीक है। भारत का फारसी जो अनुवाद है रजनामा नाम लिया गया है किससे लिया गया है? तो बदायूनी ने 16वीं सदी में लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया है, ठीक है। रामायण का फारसी में अनुवाद कौन किया है? तो बदायून ने किया है। नहीं देखेंगे ये क्या है कि 4 वेदों का सम्मिलित रूप है, ठीक है। 4 वेदों का सम्मिलित रूप क्या है? तो संहिता है, ठीक है। 4 वेदों का सम्मिलित रूप क्या है? तो संहिता है। बुद्ध जन्मे थे कौन
तो बुध कहाँ पर जन्मे थे? लुबनी में जन्मे थे। कब जन्मे थे? तो 563 ईस्वी में जन्मे थे, ठीक है, ईसा पूर्व में जन्मे थे। बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साँड़। याद रखेंगे कि बौद्ध है ना, बुध का जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साँड़ है। बुध की मृत्यु कब हुई थी? तो मतलब कि मृत्यु का कुशीनगर में हुई थी। कब? तो 483 में हुई थी, ठीक है। तो बुध का मृत्यु कब, मतलब कि कब हुई थी? 483 में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर थी तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी दैट टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बुध की मृत्यु, ठीक है, कुशीनगर में 483 में हुई थी, याद है। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी। बुध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं, निवारण कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि देखिए, जन्म पूछेगा, ठीक है, और मृत्यु पूछेगा, और ज्ञान की प्राप्ति भी पूछेगा, ठीक है। तो मृत्यु जब हुई थी दुर्घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था, ठीक है, जो कौन सी मतलब कि शाक्य कुल के थे। कौन सी कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। बुध की माता का नाम महामाया देवी थी, जो कोलिया वंश के थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बुध का अन्य नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था या तथागत, ठीक है। नेक्स्ट है, बुध के प्रथम गुरु कौन थे? तो आलम कलाम, ठीक है, अलार कलाम थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बुध के प्रिय घोड़ा सारथी क्या है? मतलब कि बुध का जो प्रिय घोड़ा कौन था? तो कंथन था, ठीक है, और जो सारथी था कौन था? चन्ना था। देखिए नेक्स्ट है, बुध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। देखिए जो मृत्यु हुई थी उस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं, और गृह त्याग को घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि बुध की गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था, ठीक है। उनका मतलब कि जन्म वाला कमल का फूल ये सब था। उसी तरह से घर का त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुध का प्रथम प्रवचन कहलाया तो धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा कहलाया? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। बुध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोध गया में हुई थी, निरंजन नदी के तट पर हुई थी, और पीपल वृक्ष के नीचे। बुध ने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे मिलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। बुध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में, ठीक है। बुध ने कौन से भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। बुध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे किस में? मतलब कहाँ पर? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बुध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सुभद्र, मतलब अपना उपदेश सबसे, मतलब कि अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्रा को दिए थे, ठीक है। बुद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला गोमती, ठीक है, गौतमी है, ठीक है, श्री गौतमी है, जो उनके खुद मौसी थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा लालन पालन किया गया था, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना है अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना। गंधार कला संबंधित है बौद्ध के धर्म से, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत 1884 ईस्वी में हुआ था। तो किसके द्वारा किया था? अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, क्या राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि बौद्ध वेद क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो काला शोक के द्वारा किया गया था, उसके शासनकाल में वैशाली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथे बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? मतलब ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी, कनिष्ठ के समय कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल क्रम कहलाते थे, कौन कौन से कहलाए? तो राजगीर में हुआ था प्रथम, वैशाली में हुआ, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे कि बौद्ध क्या प्रथम बौद्ध संगीत के अध्ययन कौन थे? तो महाकाश्यप थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी थे। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र थे, तिस्य थे, ठीक है, तिस्य थे। नेक्स्ट देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट देखेंगे पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। चतुर्थ संगीत में दोबारा चतुर्थ संगीत में
हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अजंता की गुफाएं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो जातक ग्रंथ का चित्रण है जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को क्या कहते हैं, तो चैत्य या मंडप कहते हैं। ठीक है, विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। ठीक है, विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो राजगीर बिहार में स्थित है। एशिया का ज्योति पुंज कहा गया है किसको, तो बौद्ध को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध की मृत्यु का निर्माण, ठीक है, कुषाण काल में हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखेंगे बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे कौन थे, तो बिंबिसार थे, प्रिसेंजित थे और क्या है उदायन थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। ठीक है, अन्य नाम आदित्यनाथ भी था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ लिए, तब जैन धर्म देख रहे हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है और ये थे अंतिम। ठीक है, जो कितने तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म को 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो अरिष्ट नेमी थे। ठीक है, अरिष्ट नेमी कौन थे, 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ और महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो पार्श्वनाथ का सर्प था, महावीर स्वामी का जैन सिंह था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई थी, कहाँ पर, तो पारसनाथ में हुई थी जो गिरिडीह के झारखंड में है। ठीक है, आप लोगों ने कितनी बार जाकर वहाँ पर कोई ना कोई चढ़े होंगे जरूर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जो भी चढ़े हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह ये देख लिए हम लोग। ठीक है, चलिए हम और आगे देखेंगे। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएँ थी, कौन कौन थी, सती का और हिंसा, अस्तेय और अपगृहम। ठीक है, अपगृहा अपिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचारी जोड़ा महावीर थे। ठीक है, महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर के पत्नी का नाम यशोदा का, ठीक है, जन्म हुआ था उनका मतलब कि कुलग्राम, ठीक है, वैशाली 599 से पूर्व में। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुर में 466 ईस्वी में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ या ज्ञात्रिक कुल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि महावीर के माता त्रिशला, ठीक है, कौन से वंश के थे, तो लिच्छवी गणराज्य के, ठीक है, राजकुमारी थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। महावीर की पुत्री का नाम क्या था, तो अनोज्या। ठीक है, प्रियदर्शिनी। ठीक है, अनोजा उनका पुत्र का नाम और प्रियदर्शिनी उनके बेटी का नाम था। नेक्स्ट देखेंगे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ठीक है, जृंभक ग्राम में क्या है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। ऋजुपालिका नदी के तट पर है ना, साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए शब्द है, तो क्या है, तो कैवल्य। ठीक है, जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख है, तो कल्प सूत्र से। नेक्स्ट, महावीर ने प्रथम उपदेश दिया है, तो राजगीर में सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे महावीर स्वामी ने, तो राजगीर में दिए थे। नेक्स्ट, प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली, जो उनका खुद का दामाद थे। महावीर के शिष्य कहलाए थे गंधर्व, है ना, या गंधर्व कहलाए थे। नेक्स्ट, महावीर और बुद्ध दोनों उपदेश दिया था कहाँ पर, तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, तो देखिए बिंबिसार ही एक ऐसा थे जो कौन से धर्म अपनाए थे, जैन धर्म। ठीक है, बाकी बस सारे जो थे बौद्ध धर्म अपनाए थे। जैन धर्म के त्रिरत्न तो कौन कौन थे, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के 3 क्या थे, त्रिरत्न थे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर हुए थे। ठीक है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो अस्तुल भद्र थे। और दिगंबर के कौन थे, तो भद्र बाहु थे। ठीक है, जैन धर्म क्या है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र कहलाते हैं। और कल्पसूत्र की रचना किनके द्वारा किया गया है, तो भद्र बाहु के द्वारा किया गया। याद रखेंगे कल्पसूत्र की रचना किनके द्वारा किया गया है, तो भद्र बाहु के द्वारा किया गया है। चलिए, जैन साहित्य को कहा जाता है, तो
आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, जो वल्लभी में क्या देव ऋषि या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन थे, तो खारवेल था, ठीक है। आजीविका पंथ का प्रथम प्रवर्तक कौन थे, तो मखली गोसाल थे, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चलिए नेक्स्ट है कि भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो श्री कृष्ण थे। चलिए हम लोग देखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई है संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कौन किए थे, तो विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म क्या है, यहाँ पर देखिए, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है तो कौन से थे, तो कौन थे, तो हेलियोडोरस और बेसन नगर अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुई थी। इस्लाम धर्म का संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब, जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुई थी, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, तो अब्दुल्ला था, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के पिता का नाम अमीना, माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नाम के गुफा में, ठीक है। हीरा नाम के गुफा में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी कब, तो 622 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल कौन था बाइबिल है, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व में बेथलेहम में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटिलियंस द्वारा, ठीक है। रोमन गवर्नर पोंटिलियंस द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। इसकी स्थापना 400 ईस्वी पूर्व में हुई थी। फारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर क्या था, जरथुस्त्र था, ठीक है। फारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन थे, तो जैन अवेस्ता, ठीक है, जैन अवेस्ता थे। नेक्स्ट देखेंगे कि 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध धर्म ग्रंथ, किस में मिलती है 16 महाजनपदों की सूची, तो बौद्ध ग्रंथ में क्या है, तो क्या है, किस में मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि अवंती अंग की राजधानी है तो उज्जैन की और चंपा की, ठीक है। अवंती की उज्जैन और अंग की चंपा। कौशल मल्ल की राजधानी है तो श्रीवस्ती और कुशीनगर है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि वत्स्य ये सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी मथुरा में थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वज्जी या गंधार की राजधानी कहाँ पर थी, तो वैशाली तक्षशिला में। मगध के सबसे प्राचीन वंश संस्थापक थे तो वृहद्रथ, जो वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो गिरि ब्रज या राजगीर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। बिंबिसार का राजवेद था कौन, तो जैवक, ठीक है। जीवक जो था बिंबिसार का राजवेद था। बिंबिसार की हत्या कौन किए थे, तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था बिंबिसार की हत्या, ठीक है। नेक्स्ट अजातशत्रु या कुनिक की हत्या किसके द्वारा किया गया था, उदयन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो उदयन के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए पाटलिपुत्र बसा है कहाँ पर, तो गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसा हुआ है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नाग दशक थे, ठीक है। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा नाग दशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक था कौन, तो शिशुनाग थे, ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक था कौन, तो शिशुनाग थे। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद थे, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद के द्वारा मतलब कि नंद वंश की स्थापना की गई थी और उनको ख़त्म कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक राठ की उपाधि धारण किया था कौन, तो महापद्म नंद, ठीक है। महापद्म नंद के द्वारा एक राठ की उपाधि धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक था कौन, तो घना नंद के द्वारा था, ठीक है। क्या अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है, तो पाणिनि
की, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है एक प्रसिद्ध कृति है, पाणिनि की है। भारत का प्रथम आक्रमण किया कौन? तो ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण कौन किया था? तो ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण कौन किया था? तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी में किया था, ठीक है। याद रखेंगे कि डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन था? कौन शासक था? तो सिकंदर था, जो 326 ईस्वी पूर्व में क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखेंगे सिकंदर पिता फिलिप, जन्म 356 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। घनानंद समकालीन था किसका? तो सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी। चलिए आगे देखेंगे सेल्यूकस निकेटर था कौन? तो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर गुरु अरस्तु का घोड़ा, ठीक है। सिकंदर जो है गुरु अरस्तु का घोड़ा क्या कहते थे? बुकाफेला, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाया है क्या है? हाइडोस्पीज या झेलम या क्या कीवित तस्ता का युद्ध, ठीक है। तो हाइडोस्पीज या झेलम का युद्ध किसके बाद से? तो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। मौर्य वंश का प्राचीन मुद्रापन, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था किसका? जैन धर्म का। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म की क्या दीक्षा ली थी? तो भद्र बाहु से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य था। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य थी, ठीक है। तो देखिए जो चाणक्य जो लिखा गया था है ना, इनके द्वारा कौटिल्य रचित कौन से बुक किए थे? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक, ठीक है। ये किस पे संबंधित था? अर्थशास्त्र जो पुस्तक था, अर्थशास्त्र नाम है लेकिन ये पुस्तक मतलब किससे संबंधित था? तो राजनीतिक से संबंधित था, जिसकी तुलना क्या है मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से ली गई थी, ठीक है। भारत की मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। आगे देखेंगे कि भारत का मैकियावेली कहा गया है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य को कहा गया है। जस्टिन ने सेंड्रोकास्ट्स कहा किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाख दत्त समकालीन थे किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे कौन? तो विशाख दत्त थे। नेक्स्ट देखेंगे कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन थे? तो विशाख दत्त थे। याद रखेंगे मुद्रा राक्षस जो है नाटक के रचयिता कौन थे? तो विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था, जो पुस्तक उनके द्वारा पुस्तक जो है पुस्तक इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। तो यूनानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले कौन आया था? तो मेगास्थनीज था, ठीक है। और मेगास्थनीज था एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलन के साथ थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। उपवास के द्वारा कौन सा उपवास किए थे? तो जैन धर्म के द्वारा उपवास किया गया था, उसके द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनाया था कौन? तो चामुंडर राय ने 983 ईस्वी पूर्व में बनाया था चामुंडर राय ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी क्या था? बिंदुसार, ठीक है। क्या अमित घात्र के रूप में प्रसिद्ध था कौन? तो बिंदुसार थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि डायमेकस भारत आया था कब? तो बिंदुसार के समय में आया था डायमेकस भारत। बिंदुसार अनुयायी था किसका? तो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था कौन? तो बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र जो था उत्तराधिकारी कौन कहलाया? अशोक था, ठीक है। अशोक के मगध की गद्दी पर बैठा था कब? तो 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कब? तो कलिंग युद्ध में 261 ईस्वी पूर्व के बाद से, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसको? तो अपने पुत्र किसको? तो महेंद्र को, ठीक है। पुत्री संघमित्रा। नेक्स्ट है शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था कौन? तो अशोक ने किया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो प्राकृतिक थी। शिलालेख में प्रयुक्त और भी भाषा था प्रकृति के अलावा ब्राह्मणी था, खरोष्टी था, ग्रीक और अरमाइक सर्वाधिक ब्राह्मणी
लिपि में लिखी गई थी। खरोष्टी लिपि लिखी गई जाती है दाएं से बाएं की ओर और ब्राह्मणी लिपि ली जाती है बाएं से दाहिने की ओर, ठीक है। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो टी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में किया था, ठीक है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है ना स्तंभ लेख थे। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था कौन? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनी ने रुमिन देई, ठीक है, रुमिन देई थे। अशोक का नाम अशोक है, मास्की अभिलेख में मिलता है जो आंध्र प्रदेश के एक गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अशोक में अशोक का कहा गया है, ठीक है। तो देवानाम प्रिय में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो क्या है किसमें बताया गया? तो भाब्रू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वीं शिलालेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने किया था, क्या था? भरहुत स्तूप है अशोक कलिंग एवं मध्य प्रदेश। भरहुत की खोज 1873 ईस्वी में कलिंगम ने किया था, ठीक है। श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किसके द्वारा? तो उपगुप्त से, किससे ली थी? तो उपगुप्त से लिया था। अशोक की मृत्यु हुई थी कब? तो 232 ईस्वी में हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। शुंग वंश की स्थापना शुंगमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा ने, ठीक है, विदिशा में थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था दो बार, ठीक है। मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे कौन? तो पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पतंजलि हैं। योग के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है, ठीक है। तक्षशिला युग यवन राजदूत है क्या? हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भगवत के समय में आया था कौन? तो हेलियोडोरस, ठीक है। तक्षशिला का यवन राजदूत था हेलियोडोरस, भारत आया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति थे। शुंग वंश का संस्थापक वासुदेव। और काव्य वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। और सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक थे। चलिए आगे देखेंगे काव्य वंश का अंतिम शासक सुशर्मा, सिमुक हो गया। सातवाहन और आंध्र वंश का सातवाहन वंश का राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक गोमतीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि सीसा का सिक्का चलवाया था कौन? तो सातवाहनों ने चलवाया था। ब्राह्मणों का भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहनों ने की थी। नेक्स्ट है सातवाहनों की भाषा लिपि थी प्राकृतिक या ब्राह्मणी लिपि। कलिंग उड़ीसा में है, ठीक है। कलिंग कहाँ पर है? तो उड़ीसा के चेंदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन, ठीक है। चेंदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल कौन था? तो खारवेल था। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाथी गुफा शिलालेख स्थित है कहाँ पर? तो उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। भारत का आक्रमण करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो हिंदू यूनानी शख्स क्या है? पहलव और कुषाण थे, ठीक है। हिंदू यूनानियों की राजधानी थी कौन थी? तो साक्कल, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए कौन थे? हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। नेक्स्ट देखेंगे सैनिक शासक व्यवहार लाया था, ठीक है। सैनिक शासन व्यवहार लाया था कौन? तो ग्रीकों ने लाया था। भारत में आने वाला प्रथम यवन कौन थे? तो डेमोट्रियस, ठीक है। प्रमुख हिंदी यूनानी शासक था कौन था? तो मिनांडर, ठीक है। कौन था? तो मिनांडर था। मिनांडर को हराया था कौन? तो पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर जो थे मिलिंद बौद्ध धर्म के दीक्षा ली और नागसेन नागार्जुन से। नेक्स्ट देखेंगे
तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि मिलिंद पान्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत आए शक, ठीक है। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रामन था, ठीक है। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रामन था। सुदर्शन झील का क्या है जीर्णोद्वार, ठीक है, रुद्रामन ने बनवाया था। संस्कृत में जारी किया अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख रुद्रामन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किससे है? तो मौर्य से है, ठीक है। पल्लव जो पार्थियन की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल क्या था? कंड विशेष। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्ठ था। कनिष्ठ की पहली राजधानी पुरुषपुर, ठीक है। कनिष्ठ की पहली राजधानी पुरुषपुर थी और कनिष्ठ कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा में, ठीक है। नेक्स्ट है कनिष्ठ अनुयायी था किसका? तो महायान संप्रदाय का। और कनिष्ठ के दरबारी कवि थे, मतलब दरबार में कौन आए थे? तो नागार्जुन अश्वघोष आए थे। और कौन थे? तो वसुमित्र चरक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट इस प्रकार है कि अधुर्वेद के जनक माना जाता है किसको? तो चरक को माना जाता है अधुर्वेद का जनक। भारत का आइंस्टीन कहते हैं किसको? तो नागार्जुन को, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? तो नागार्जुन को कहते हैं। शून्य के बाद प्रवर्तक थे कौन? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे, ठीक है। आगे देखेंगे कि सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कौन? ठीक है, सिल्क मार्ग को आरंभ कौन कराया था? तो कनिष्ठ ने कराया था। शक संवत चलवाया था कनिष्ठ ने कितना? 78वें ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो शक संवत पर, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित किस पर है? तो शक संवत पर है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है कौन? तो चैत होता है। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 58 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखेंगे कि बौद्ध की मृत्यु का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि बौद्ध की मृत्यु के काल कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह का प्रारंभ कुषाण काल में ही हुआ था, ठीक है। गंधार शैली फली फूली थी कौन सी काल में? तो कुषाण काल में ही हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कौन? तो कुषाणों ने चलवाए थे सर्वप्रथम। प्राचीनतम सिक्का को कहलाता था आहत सिक्के, ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। गुप्त वंश के गुप्त संवत चलाया था कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी पूर्व में चलाया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त थे, ठीक है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित कौन दिखाए थे? तो समुद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने? तो बिसेट आर्थर स्मिथ ने, ठीक है। बिसेट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन? तो हरि सेन थे, ठीक है। प्रयाग प्रशासी क्या है? प्रयाग प्रास्ती लेख जो है रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त से संबंधित में। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त सेकेंड। समुद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था कौन? तो उज्जैन को। नहीं देखेंगे आर्यभट्ट कालिदास, ठीक है। आर्यभट्ट और कालिदास, ठीक है। आर्यभट्ट कालिदास धन्वंतरी और वराहमिहिर और क्या है सुश्रुत, तो क्या है कि सुश्रुत और छनपक थे, तो क्या थे? चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में आए थे। वराहमिहिर आर्यभट्ट थे, खगोलीय और गणितज्ञ थे, ठीक है। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत कुमार संभवत का रचना कौन थे? तो कालिदास थे। और सिल्क क्या था? सिल्क चिकित्सा के जनक कौन थे? तो सुश्रुत थे। और गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जय देव के द्वारा गीत गोविंद की रचना किया गया था। और पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे। और प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में आया था फाहियान। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी गुप्त काल में हुई थी। चांदी का सिक्का को प्रथम चलवाया था कौन? तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित है राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था।
चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था, तो कौन थे, तो कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, गौरी के सेनापति ने। नेक्स्ट है कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो स्कंद गुप्त था। नेक्स्ट है हुनों का आक्रमण हुआ स्कंद गुप्त के समय में और सुदर्शन झील का पुनरुद्धारण कौन कराया था, क्या था, रुद्रा स्कंद गुप्त ने कराया था। सुदर्शन झील का फिर से उसको मतलब कि उसको कंस्ट्रक्शन कौन कराया था, तो ठीक है स्कंद गुप्त ने कराया था। और हुनों को पराजित किया था कौन था, स्कंद गुप्त ने किया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णु गुप्त। गुप्त वंश की राजधानी और भाषा थी, राजकीय भाषा संस्कृत। गुप्त के काल में क्या था, गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज क्या था, 1/6 था। अब प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो गुप्त काल को कहा जाता है। अब मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था क्या था, गुप्त काल में। और गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक, ठीक है। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक कहलाती थी। और गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं कहलाई थी दिनार कहलाई थी। और पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति वास्तविक संस्थापक और प्रभाकर वर्धन का पुत्र राजवर्धन का व हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन अन्य नाम शिला द्वितीय ने अपनी राजधानी धनेश्वर से स्थापित किया कन्नौज में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भूमि देने की समानती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन के काल में हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग जो था भारत आया था कब, तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था 606 से 647 ईस्वी पूर्व में। और हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी, तो स्यूकी, ठीक है। स्यूकी किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, तो हेनसांग के द्वारा लिखी गई थी। और यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो वाम भट्ट था, ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो वाम भट्ट था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हर्षचरित्र एवं कादम्बनी के रचयिता कौन थे, तो वाम भट्ट थे, ठीक है। तो हर्षचरित्र और कादम्बनी के रचयिता कौन, तो वाम भट्ट। नेक्स्ट है हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित कराता था, ठीक है। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक बार 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कराता था, तो प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था, तो 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, तो कहाँ पर, तो नर्मदा नदी के तट पे। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कौन था, तो करिकाल। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी सभा, ठीक है। और प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कहाँ, तो मदुरई में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय संगम हुआ था कहाँ पर, तो कपाटपुरम अलवे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रथम संगम का अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि ने, और द्वितीय भी अगस्त्य ऋषि ने, तृतीय कौन थे, तो नक्कीर ने। और 3 संगमों का आयोजन किया था कौन, तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में, ठीक है। संगीत साहित्य के किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त हुआ है, तो चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था, तो करिकाल था, ठीक है। नेक्स्ट है पुरी के जगन्नाथ मंदिर नगर शैली का निर्माण कराया था कौन, तो अनंत वर्मन चोड़गंग। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था कौन, तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा को बनाया था कौन, तो नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने 13वीं सदी में। क्या है, तिरुपति मंदिर का निर्माण मतलब कि कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है तिरुपति मंदिर। क्या है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है, तो कंबोडिया में है, ठीक है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। नटराज मंदिर स्थित है कहाँ पर, तो चेन्नई में है। मोनाक्षी मंदिर क्या है, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, कहाँ पर है, तो मदुरई में है। और पांड्य वंश की राजधानी मदुरई, ठीक है। और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, ठीक है। और पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो कांची
जो तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पगोड़ा का निर्माण कौन कराया था? तो पल्लव शासक नरसिंह देव वर्मन के फर्स्ट के द्वारा किया गया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? था नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित, ठीक है, कौन था? अपराजित। चालुक्य की 3 शाखाएं थी, कल्य या खलियानी, ठीक है। और क्या था? चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य शासक के संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह। और वातापी या बादामी के चालुक्य राजधानी क्या था? वातापी, ठीक है, का महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन जो सेकेंड है उससे संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ए होल कर्नाटक अभिलेख से, ठीक है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को हराया था कौन? तो पुलकेशिन सेकेंड ने हराया था। पुलकेशिन सेकेंड को हराया था कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। वातापी बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वातापी बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्ति वर्मन सेकेंड ने। और वेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी है, आंध्र प्रदेश। और होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन। और होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। और द्वार समुद्र का अन्य नाम है क्या है? हलेबीड, कर्नाटक। और होयसल वंश का अंतिम शासक बल, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मायनीखेट, ठीक है। एलोरा या एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। और बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है एलोरा में, ठीक है। सर्वाधिक गुफा हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का बना हुआ है, ठीक है। ये कहाँ है? तो राष्ट्रकूट शासक द्वारा बनाया गया था कृष्ण प्रथम ने। क्या है? त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा की गुफा जो है, ठीक है। त्रिमूर्ति के लिए ये विख्यात है। त्रिमूर्ति विश्व के लिए विख्यात एलिफेंटा। राष्ट्रीय वंश का अंतिम शासक कृष्ण थर्ड है। राष्ट्रकूट के पतन के बाद क्या है? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप सेकेंड ने अपनी राजधानी बनाया था मान्यखेट, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रम द्वितीय सेकेंड ने, ठीक है। विक्रम द्वितीय सिक्स्थ ने। और विज्ञानेश्वर थे विक्रम द्वितीय सिक्स के दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजययालय। विजयवालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर, ठीक है। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो राजराज प्रथम, ठीक है। तंजौर के वृद्धेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था कौन? राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी कौन? तो राज प्रथम ने, ठीक है। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि चोल काल में विष्णु के उपासक कौन थे? तो अलवार थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चोल काल में विष्णु के उपासक क्या थे? नय नार, ठीक है। चोल काल में विष्णु के उपासक नय नार। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ हैं चोल काल की, ठीक है। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ हैं चोल काल की। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल, ठीक है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का क्या प्रचलन हुआ था किसके काल में? तो चोल वंश के शासन काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्थानीय शासन विशेषता थी किसके काल में? तो चोल वंश के शासन काल में। क्या है? गंगेकोड़ चोल कहा जाता है किसको? राजेंद्र चोल को, ठीक है। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक गोपाल थे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे?
तो गोपाल थे। और राजधानी कहाँ था? तो मुंगेर था। और इसके प्रतापी शासक कौन था? तो धर्मपाल था। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में किया था। पाल वंश का अंतिम शासक क्या था? मदन पाल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? समान सेन ने। सेन वंश की राजधानी नदिया जो लाखनौती में स्थित है। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कृष्ट करने वाला प्रथम राजवंश था कौन? सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे कौन? तो जयदेव थे। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए संग्राम राज। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हर्ष शासक था किसका? तो लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हन। ठीक है। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हन रचित राजतरंगिणी से। ठीक है। लोहार वंश का अंतिम शासक था जय सिंह। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अंतिम पेज हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो हिस्ट्री का पूरा ख़त्म होने वाला है। ठीक है। तो थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश और अनंग पाल और 11वीं सदी में। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल थे। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल क्या है? गढ़वाल वंश का संस्थापक था कौन? तो चंद्रदेव था। ठीक है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद्र। ठीक है। तो याद रखेंगे कि गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र। और 1194 में जयचंद्र के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को मार डाला था कौन? तो मोहम्मद गौरी ने मार डाला था। ठीक है। तो आगे देखते हैं चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव थे। ठीक है। और अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था कौन? तो चौहान वंश के अजय राज सेकंड ने बनाई थी। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज थर्ड थे, जो अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान और राय पिथौरा के नाम से विख्यात थे। ठीक है। प्रथम पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रबरदाई था। पृथ्वीराज रासो की रचना कौन किए थे? तो चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था कब? तो 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में, और खुद हार गए थे कब? 1192 में तराई के द्वितीय युद्ध में। ठीक है। गौरी को पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है। परमार वंश का संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र राज थे। ठीक है। देखेंगे परमार वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो राजा भोज। और कवि राज उपाधि से विभूषित राजा भोज थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी में हुआ था। चंदौली की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर। ठीक है। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया था किसको? खजुराहो को। ठीक है। कंदारिया और महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने कराया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलो और धंग ने कराया था। ठीक है। खजुराहो का मंदिर का बना कौन था? नागर शैली में बना है। ठीक है। खजुराहो का निर्माण संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है। खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है जैन धर्म शैली से है। और चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो यशोवर्मन। ठीक है। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। ठीक है। चंदेल वंश का आखिरी शासक था कौन? परमाल। ठीक है। परमल थे। और क्या? आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेनायक थे परमल और देव के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आला उदल जो थे। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम थे। ठीक है। आगे देखेंगे सोलंकी वंश की राजधानी अल्हिनवाड़। ठीक है। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जय सिंह सिंध राज्य और भीम द्वितीय ने। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था कब? तो भीम प्रथम के शासनकाल में। ठीक है।
दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था कौन? तो भीम प्रथम के समांत विलय शाह ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सोलंकी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय थे, जिसमें 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट देखेंगे कि सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराजा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासक था कौन? सिसोदिया वंश का, ठीक है। मेवाड़ की राजधानी तिंजोड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कौन? राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। महाराणा सांगा ने, ठीक है, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था कब? तो खतौली के युद्ध में 1518 में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये था आपका प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन हिस्ट्री जो एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा में जो स्टडी बुक है उसका मैं करा दिया हूँ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेडिवल इंडिया जो मध्यकालीन भारत का होगा उसका देखेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से एक एक करके सारा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, 2-4 बार देख लीजिए, बहुत तरीके से आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।